हमारा अगला क्वेश्चन में हमें कुछ बायोम्स दिए गए हैं और उनके फीचर्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये करेक्टली मैच्ड पेयर है कि नहीं। पहला बायोम इज टुंड्रा। अगर हम लोग लैटिट्यूड वाइज हायर से लोअर लैटिट्यूड का क्लासिफिकेशन करें बायोम को, तो सबसे ऊपर आता है टुंड्रा बायोम, जिसके नीचे आता है टाइगर। टुंड्रा बायोम में वेजिटेशन नहीं होता है, वो कंप्लीटली स्नो कवर्ड पीक्स होते हैं और स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं। लेकिन टाइगर बायोम में कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के ही सॉफ्ट वुड होते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स, तो हम लोगों को हार्डवुड्स मिलते चले जाएंगे। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट्स आर नॉट डोमिनेटेड बाय सॉफ्टवुड ट्रीज, दे आर डोमिनेटेड बाय हार्डवुड ट्रीज। इसलिए यहाँ सेकेंड पेयर इनकरेक्ट है। और फर्स्ट पेयर भी जो बोल रहा है कि टुंड्रा इज डोमिनेटेड बाय वेजिटेशन ऑफ कॉनिफेरस एवरग्रीन, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये टाइगा बायोम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। टुंड्रा बायोम में कोई वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर दोनों ही इनकरेक्टली मैच्ड हैं। थर्ड जो पेयर है दैट इज सवाना, ये हमें पता है कि ये ग्रासलैंड्स होते हैं। और इकोटोन जो दो इकोसिस्टम्स के बीच का जगह होता था, उस इकोटोन के टर्म्स में बात की जाए तो ये डेजर्ट इकोसिस्टम और एवरग्रीन इकोसिस्टम के बीच के इकोसिस्टम कहलाती है। दिस इज ग्रासलैंड्स। यहाँ टॉल थॉर्नी श्रब्स पाए जाते हैं और इनका सबसे बड़ा प्रेजेंस अफ्रीका में देखा गया है, जहाँ पे काफ़ी वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देखा गया है। बहुत अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। तो थर्ड पेयर करेक्टली मैच्ड है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 3 ओनली हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात करता है। इसमें 4 पार्ट्स हैं टोटल, जिसमें पहला पार्ट बोलता है कि कोई भी तरीके का टाइटल जो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ करके है, वो स्टेट नहीं दे सकती है। इसका मतलब टाइटल्स जैसे डॉक्टरेट, ये टाइटल दे सकती है बिकॉज दिस इज एन एकेडमिक टाइटल, या फिर AVSM दैट इज अति विशिष्ट सेवा मेडल या विशिष्ट सेवा मेडल या परमवीर चक्र, इस तरीके की मिलिट्री टाइटल्स या एकेडमिक टाइटल स्टेट दे सकती है। लेकिन इसको छोड़ करके कोई और टाइटल स्टेट नहीं दे सकती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम गिविंग मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। Whereas सेकेंड स्टेटमेंट जो बोलता है कि टाइटल्स सच एज पद्म भूषण एंड भारत रत्न आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 18, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 18 को अगर आप देखिएगा तो उसमें कहीं जिक्र नहीं है पद्म भूषण एंड भारत रत्न का। लेकिन आर्टिकल 18 के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि पद्म भूषण एंड भारत रत्न को टाइटल्स नहीं कंसिडर किया जाएगा। मतलब लोग अपना नाम बोल सकते हैं, लेकिन नाम के आगे उसे लगा करके अपने नाम में जोड़ लेना, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे सचिन तेंदुलकर अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। उनको अपना नाम सचिन तेंदुलकर ही लिखना होगा। कोई अगर उनको कोट कर रहा है तो वो भारत रत्न के नाम से कर सकता है। फिर थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि हेरिडिटरी टाइटल्स जैसे महाराजा, राय बहादुर एटसेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ पर्सन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहले ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे लोगों को सर या महाराजा धीराज इस तरीके की टाइटल्स दिया करते थे, तो वो आर्टिकल 18 के आने के बाद से अबॉलिश हो गया है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैल्डेरा वॉल्केनिक क्रेटर की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इन लोगों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? तो कैल्डेरा और क्रेटर को अगर देखा जाए तो क्रेटर एक बहुत बड़ा सेट है
जिसका एक सबसेट है कैल्डेरा। कैल्डेराज तब बनते हैं जब एक वॉल्केनिक इरप्शन में कोई पार्ट अंदर ही इसके धंस जाए या गिर जाए, क्योंकि वो मोल्टन मैग्मा है और इसके नीचे कुछ रेजिस्टेंट रॉक नहीं है इसको रोकने के लिए, तो ये अगर अंदर ही अंदर सबसाइड कर जाता है तो उसे हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। लेकिन क्रेटर के बारे में ये बात फिक्स नहीं है। क्रेटर इस माउथ को कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ एक्सप्लोड करते हुए भी ये क्रेटर बन सकता है या कैल्डेरा की वजह से भी कोई क्रेटर बन सकता है। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है कि क्रेटर इज द रिजल्ट ऑफ अ लार्ज कैविटी क्रिएटेड अंडरग्राउंड व्हेन अ चैम्बर ऑफ मैग्मा या लावा गेट्स एम्प्टीड। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये रादर कैल्डेरा के बारे में ट्रू है। ये एक तरीके का कैविटी बना देगी। जब ये यहाँ से गिर जाएगी तो ये एक तरीके का कैविटी बना देगी जो अंदर ही बनता है, क्योंकि मैग्मा या लावा अंदर ही धंस जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि कैल्डेरा इज अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ अ वॉल्केनो दैट इज यूज्ड फॉर इरप्शन ऑफ मैग्मा एंड लावा। ये भी इनकरेक्ट है। ये क्रेटर के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। क्रेटर बाउल जैसे स्ट्रक्चर का होता है जो कि वॉल्केनिक माउंटेन्स के ऊपर में पाया जाता है। लेकिन क्रेटर जो होता है ये सिर्फ वॉल्केनो से बनता है ऐसी बात नहीं है। ये मीटियर के भी इम्पैक्ट की वजह से बन सकता है, जैसे कि लोनार क्रेटर जो महाराष्ट्र में है। यहाँ थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि कैल्डेरा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रेटर। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो गण संघ के बारे में पूछ रहा है। गण संघ रिपब्लिकन किंगडम्स होते थे जो NBPW दैट इज नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस टाइम में ज़्यादा इमर्ज हुए थे। इसी के एग्जाम्पल हुए नात्रिका क्लैन या शक क्लैन। ये लोग रिपब्लिकन किंगडम्स होते थे। इसका मतलब इसके एक किंग नहीं होते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो कि मिल करके उस किंगडम को चलाते थे। अक्सर क्या देखा गया था इस टाइम में कि जो भी रिपब्लिकन किंगडम्स होते थे वो लोग ब्राह्मणिकल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, कि रिचुअलिस्टिक बिहेवियर या पंडित ही सोसाइटी में सबसे ऊपर कास्ट के लोग होते हैं, ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू रिपब्लिकन किंगडम ने नहीं दिया। और ये भी एक रीज़न रहा था कि ये लोग ज़्यादा दिन तक चले नहीं, क्योंकि सोसाइटी में ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। तो जो सोसाइटी इस डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं की वो सोसाइटी कोलैप्स करती चली गई। यूजुअली इस टाइम के हिस्ट्री के बुक्स अगर आप पढ़िएगा तो ऐसा दिखेगा कि ब्राह्मण्स गणसंघ को कभी वैल्यू नहीं देते। इट इज़ प्रपोर्शनल। जैसे गणसंघ ब्राह्मणिकल सोसाइटी को वैल्यू नहीं देते थे या ब्राह्मण्स को वैल्यू नहीं देते थे, स्टेटिंग दैट दे आर द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी, सिमिलरली ब्राह्मण्स भी गणसंघ को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में और इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मोस्ट ऑफ द गणसंघ वेर लोकेटेड नियर हिमालयन फुटहिल्स रादर दैन गैंगेटिक एल्यूवियल प्लेन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो भी गैंगेटिक एल्यूवियल प्लेन्स के किंगडम्स थे वो मोस्टली मोनार्कियल थे, मतलब इनके राजा होते थे और वो राजा अपने बच्चों को प्रजा देते चले जाते थे। लेकिन जो हिमालयन फुटहिल्स के पास, जैसे नात्रिका क्लैन और शकर क्लैन जो हिमालयन फुटहिल्स के पास प्रॉस्पर किए थे, वो लोग रिपब्लिकन किंगडम्स होते थे। उनके एक राजा नहीं होते थे, वो लोग सब मिल करके, पूरी क्लैन मिल करके अपने 2-3 राजाओं को इलेक्ट करती थी। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ कहता है कि कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस वाज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ गणसंघ। ये स्टेटमेंट हम लोग इसलिए भी सोच के करेक्ट कर सकते थे क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो ज़्यादा प्रिविलेंट होता होगा, क्योंकि ये ट्राइबल सोसाइटी थी और ट्राइबल सोसाइटी अक्सर ट्रेडिंग सोसाइटी होती है। जो भी सोसाइटी ट्रेडिंग सोसाइटी होती है वो कॉर्पोरेट बिहेवियर ज़्यादा दिखाएगी, और अगर वो कॉर्पोरेट बिहेवियर ज़्यादा दिखा रही है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बातें वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगी।
बहरहाल हमारे क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मणिकल थियोरी वाज मोर डीपली एंट्रेंच्ड इन गणसंघ। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, गणसंघ ब्राह्मणिकल थियोरी को नहीं मानती थी, ना ही इस बात को बहुत क्लियरली रिकॉग्नाइज करती थी कि ब्राह्मणस सोसाइटी में सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर पाए जाते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ये कौन देता है, और ये यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स ही देती है, दैट इज ऑप्शन सी। ये रिपोर्ट पार्ट है ग्लोबल प्रोग्राम ऑन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम का। तो इसमें कुछ समझने को है नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन अर्थक्वेक स्वॉर्म से रिलेटेड है। अर्थक्वेक स्वॉर्म हम लोग वहाँ से रिलेट कर सकते थे, अगर हमें आंसर नहीं भी पता हो तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते थे कि अभी रिसेंटली इंडिया में लोकस्ट स्वॉर्म आया था, और ये स्वॉर्म का मतलब होता है कि बहुत ह्यूज नंबर में आना। तो जब अर्थक्वेक बहुत ह्यूज नंबर में आते हैं तो उन्हें हम लोग अर्थक्वेक स्वॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में, जो बोल रहा है दैट इट इज अ सीरीज ऑफ हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट अकर ओवर अ लार्ज एरिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि हम लोग, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक लिखा हुआ है, तो इसलिए हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ओवर अ लार्ज एरिया, इसको स्वॉर्म, अर्थक्वेक स्वॉर्म नहीं कहेंगे। अर्थक्वेक स्वॉर्म के लिए उसे लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होना पड़ेगा। यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है अर्थक्वेक्स अंडर दिस अकर ओवर अ लार्ज टाइम पीरियड रेंजिंग फ्रॉम डेज टू वीक्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Whereas थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है समटाइम्स अर्थक्वेक्स अंडर दिस आर एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटी एज वेल, ये तो बिल्कुल ट्रू हो ही सकता है कि कंटिन्यूसली अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इनटू वोल्केनिक एक्टिविटी। ये चीज़ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ज़्यादा देखी जाती है, जैसे जापानीज़ कोस्ट या हवाईयन कोस्ट। इन सब जगहों पर जो अर्थक्वेक आता है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए धीरे धीरे करके हिल ही रहा है, दीवारें हिल रही हैं, चेयर टेबल वगैरह हिल रहे हैं। तो कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बहुत स्लो मैग्नीट्यूड, लेस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगर आता है तो उसे हम लोग अर्थक्वेक स्वॉर्म कहेंगे। एंड इट इज़ एसोसिएटेड टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वो हम लोगों ने देखा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाहर भी ये चीज़ें हों। तो हमारी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जो लोग लोकल एरिया बैंक्स होते हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है कि ये लोग बड़े शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन जाएं। उन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं और रादर आरबीआई रिकग्निशन देती है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर अदर बैंक्स, जैसे कि इन पर कोई लिमिट नहीं होता है डिपॉजिट का, ये लोग कितना भी अमाउंट डिपॉजिट में ले सकते हैं, और इन पर भी CRR एज वेल एज SLR एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये अमाउंट जो RBI के पास रखा रहता है और ये अमाउंट जो बैंक्स के पास रखा रहता है जिसको कि वो लोग लेंड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ट्रू है। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो मैंडेटरी लेंडिंग क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना % तो कम से कम लेंडिंग करना ही पड़ेगा इन वीकर एरियाज या प्रायोरिटी सेक्टर, तो ये उनके लिए 100% एप्लीकेबल नहीं होता है, ये टू सम एक्सटेंट रिलैक्स्ड रहता है। जैसे कि 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इनके लिए मैंडेटरी रहता है, लेकिन 35% जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। लेकिन इनके लिए एक बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शन रहता है ये कि इनको 25% ऑफ द ब्रांचेस जो हैं इनको अनबैंक्ड रूरल एरिया इसमें बनाना ज़रूरी होता है।
अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो बोल रहा है दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये लोग, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, कि डिपॉजिट पर कोई रेस्ट्रिक्शन इन पर नहीं रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि दे कैन इशू डेबिट कार्ड्स बट नॉट क्रेडिट कार्ड्स। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये लोग दोनों ही डेबिट कार्ड भी या क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक नॉर्मल बैंक की तरह ही समझिए, लेकिन इनका फिनेंसिस छोटे स्तर पर है। तो जो जो एडवांटेजेस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को या नेशनलाइज बैंक को होता है, वो सारे एडवांटेजेस स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी मिलते हैं। इसके अलावा एक रेस्ट्रिक्शन यही 25% वाला है और एक रिलैक्सेशन ये PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें कि कुछ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है और ये कहाँ से बोरोड हैं ये दिए गए हैं। हमें बताना है कि वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं। रेजिडुअल पास जो है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Whereas एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये करेक्टली मैच्ड है कि ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है एंड नॉट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए यहाँ फर्स्ट पेयर और थर्ड पेयर इनकरेक्ट है और हमारा सही आंसर ऑप्शन सी 2 ओनली हो जाता है। बहरहाल ये तो फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट के एनालिसिस पे हम लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। पहली बात कि यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट की बातें की थी। आपको अगर याद होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, जब US इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो थॉमस जेफरसन ने बिल ऑफ राइट्स को ड्राफ्ट किया था और वहाँ से हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स डिराइव्ड है। सिमिलरली जब फ्रांस 3 स्टेट्स की लड़ाई लड़ रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इसके 2 स्टेट्स ने मिलकर के लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की बात की थी एट टेनिस कोर्ट ओथ। तो यहाँ से हम लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी लिया है। वेयरएज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाली चीज़ें ली गई हैं। तो अगर आपको अब ये चार्ट नहीं भी याद रहेगा तो मेजरली ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को बहुत वैल्यू दिया गया है, जुडिशियरी को बहुत वैल्यू दिया गया है, इसकी जुडिशियरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और तीसरा कि सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत वैल्यू दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि सुनामी वेव्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं जहाँ भी ये जाते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी बातें सही हैं? इस क्वेश्चन में घुसने से पहले हम लोग वेव में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं। ये है 2 वेव बनाए हुए। दिस इज कॉल्ड अ वेव लेंथ, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो सिमिलर लाइंग पॉइंट है उसे एक वेव लेंथ कहा जाएगा, या फिर ऐसे टर्म्स में देखा जाए तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट का लेंथ या ट्रफ टू ट्रफ का लेंथ, इसे हम लोग एक वेवलेंथ कहते हैं। ये भी एक वेवलेंथ हुआ, ये भी एक वेवलेंथ हुआ, ये भी एक वेवलेंथ हुआ, और ये तीनों इस वेव के लिए कॉमन रहेंगे। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। डोंट वरी, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। सेकेंड चीज़ जो हम लोग को वेव के बारे में जानने की ज़रूरत है इज़ एम्पलीट्यूड। इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसे हम लोग वेव हाइट से भी समझ सकते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो वेव का होता है इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उस टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है जब वेव क्रेस्ट टू क्रेस्ट ट्रैवल कर लिया हो या ट्रफ टू ट्रफ ट्रैवल कर लिया हो। मतलब एक वेवलेंथ के डिस्टेंस को ट्रैवल करने का जो टाइम होता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो बोल रहा है कि दीज आर वेव्स विथ लॉन्ग वेवलेंथ एंड रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड एज कंपेयर्ड टू विंड वेव्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि भले ही सुनामी वेव्स का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, अगर किसी वेव का वेवलेंथ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक फैली हुई होगी। ये है बड़े वेवलेंथ की वेव।
हमारा अगला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इनका स्पीड कम होता है डीप वाटर्स में, बट जैसे जैसे ये शैलो वाटर्स की तरफ बढ़ते हैं इनका स्पीड इंक्रीज करते चला जाता है। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये रादर इंटरचेंज्ड है। ये स्लो मूव करता है शैलो वाटर्स में, वेयरएज फास्ट मूव करता है डीप वाटर्स में। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है कि वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, मीटियोराइट इम्पैक्ट, अर्थक्वेक, सारे में ये पोटेंशियल होता है सुनामी जनरेट करने का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करना था, तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कोंगोनाफन कैली से रिलेटेड है। कोंगोनाफन कैली ये एंसेस्ट्रल स्पीशी माना जाता है डायनासोर्स का और टेरासोर्स का। टेरासोर्स वैसे रेप्टाइल लाइक स्पीशीज होते थे जो देखने में लगभग छिपकली जैसे होते थे, लेकिन दे कुड फ्लाई। और इन दोनों का जो एंसेस्ट्रल स्पीशी देखा गया है, कहा जाता है कि ये बहुत ही छोटे हैं, और वही हैं कोंगोनाफन कैली। सो दे आर ऑल्सो डायनासोर्स। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन एस्ट्रोस मिशन से रिलेटेड है। एस्ट्रोस मिशन नासा का है, जो कि ऑलमोस्ट फुटबॉल स्टेडियम के जितने बड़े बलून्स बना करके नासा स्पेस में भेज रही है अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए। एक तो स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए विद इन मिल्की वे गैलेक्सी। सेकेंडली, ये 2 तरीके के नाइट्रोजन आयंस को स्टडी करेगी, जिससे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनने वाले गैस क्लाउड्स के ओरिजिन को समझा जा सकेगा। ये जो बलून्स बने हुए होंगे ये हीलियम गैसेस से फिल्ड होंगे, और इसमें एक क्रायो कूलर भी अटैच रहेगा जो बलून के अंदर के गैस के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ अ प्रोजेक्ट बाय JAXA टू ऑब्जर्व द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनविजिबल फ्रॉम अर्थ। ये हमने देखा कि इनकरेक्ट है। ये जापान का नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इट विल सेंड एन एयरक्राफ्ट माउंटेड ऑन एन एयरक्राफ्ट इनटू एटमॉस्फेयर। ये भी इनकरेक्ट है। जैसा कि हमने देखा कि ये इसमें हम लोग बेसिकली एक बलून भेज रहे हैं, वो बलून का साइज़ बहुत बड़ा है, और बेसिक आइडिया ये है कि हम लोग स्टार्स की फॉर्मेशन को समझ सकें या फिर नाइट्रोजन के आयंस को स्टडी कर सकें विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लेट हरापन फेज से रिलेटेड है। लेट हरापन फेज में आर्यंस का इन्वेजन इन इंडिया स्टार्ट हो गया था। तो हरापन कल्चर जो बहुत हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, वो आर्यन कल्चर के साथ मिंगल होने लगी थी, और द सिविलाइजेशन ऑफ सोसाइटी वो ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था, क्योंकि आर्यंस इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे। अब क्वेश्चन में आते हैं, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सिस्टम ऑफ डबल क्रॉपिंग डेवलप्ड इन दिस फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि लेट हरापन फेज ज़्यादा विटनेस करने लगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसलिए यहाँ पे डबल क्रॉपिंग आने लगा था। अर्ली हरापन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। यहाँ का सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि लेट हरापन सेटलमेंट्स वेर लार्जर एंड वेर मोर अर्बनाइज्ड दैन अर्लियर फेज ऑफ इंडस वैली सेटलमेंट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई थी, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 1 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेटमेंट का पहला लाइन बोलता है कि पहला जो फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस था वो नाडिकेश्वरा के अभिनय दर्पण में था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। डांस के लिए या सिंगिंग के लिए या ड्रामा के लिए आपको एक नाम याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। ये बुक से डिराइव्ड सारे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया हैं, सारे क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया हैं,
सबका जेनेसिस इसी बुक से हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस जो था वो भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू अभिनय दर्पण नृत्य कंसिस्ट ऑफ बेसिक स्टेप्स या डांस स्टेप्स एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभिनय दर्पण ये कहता है कि डांस का 3 पार्ट होता है, नृत्य, नाट्य और नृत्ता। नाट्य जैसे हम लोग नाम से समझ सकते हैं ये ड्रामा से रिलेटेड है, मतलब ये उस डांस के स्टोरी से ज़्यादा रिलेटेड होगा। वेयरएज नृत्ता जो लिखते हैं यही प्योर डांस होता है। नृत्य जो होता है यही एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, सेंटिमेंट्स और इमोशंस को डिनोट करता है। तो नृत्य से रिलेटेड ये बात नहीं है, ये बात करेक्ट है नृत्ता से रिलेटेड, जिसको हम लोग प्योर डांस अभी के टाइम में समझते हैं वो एक्चुअली नृत्ता है, ना कि नृत्य। इसलिए हमारे क्वेश्चन में ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो वेद से रिलेटेड है। वेद से रिलेटेड आपको 2-3 बातें याद रखने की ज़रूरत है। पहला तो बेसिक क्लासिफिकेशन, 1 इज ऋग्वेद, द अदर 1 इज सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ये सब तो इन्फॉर्मेशन हम लोग अक्सर डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन ऋग्वेद को जिसने कंपाइल किया था उनका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण है और सामवेद को 2 लोगों ने मिलकर के बनाया था, जामिनी और छंदोक्य। सिमिलरली यजुर्वेद का 2 क्लासिफिकेशन है, एक है कृष्णा, एक है शुक्ल। जो कृष्णा पार्ट है, जो डार्क साइड ऑफ यजुर्वेद है, उसे तैत्रेय ब्राह्मण ने लिखा है और जो शुक्ल पार्ट ऑफ यजुर्वेद है इसे शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है। लास्टली अथर्ववेद को गोपथ ने लिखा है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट 4 वेद। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द्रुपद राग इज मेंशन्ड इन सामवेद। सामवेद हमें पता है कि म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यजुर्वेद हमें पता है कि मैकेनिज्म ऑफ पूजा या रिचुअल किस तरीके से करना चाहिए, वो सब चीज़ों का मेंशन यजुर्वेद में किया गया है। ऋग्वेद मंत्र को मेंशन करता है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि शुक्ल यजुर्वेद मंत्रस कंटेन करता है और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Whereas थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है कि आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये उपवेद है ऋग्वेद का। ऑल्दो कहीं कहीं आप ये भी देखिएगा कि आयुर्वेद उपवेद है अथर्ववेद के भी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट ने यह क्लैरिफाई किया है कि ये ऋग्वेद का ही उपवेद है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में घुसने से पहले हम लोग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि ये क्या है, और इसी के साथ एक और प्रॉब्लम जो 2016 की इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आई थी वॉज चक्रव्यूह चैलेंज। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बैंक्स फेस करती हैं। बैंक्स के साथ क्या होता है कि ये लोग लोन देते हैं कॉरपोरेट सेक्टर को, और इस बैंक्स में इनपुट भी आता है फ्रॉम कॉरपोरेट या हाउस होल्ड सेविंग्स या अलग अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट चैनल्स। ट्विन बैलेंस शीट में क्या दिक्कत हो जाती है कि दोनों साइड का बैलेंस शीट खराब रहता है। जो लोन्स दे रहे हैं बैंक्स कॉरपोरेट सेक्टर को, इनका ओवर लेवरेजिंग हो जा रहा है। इसका मतलब इन्हें लोन देते वक्त बैंक ये नहीं असेस कर रही है कि ये लोन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके ज़्यादा अमाउंट दे देना इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर लेवरेजिंग जो बैंक कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ कर रही है। अब बैंक को जो पैसे वापस आने हैं, इसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये पैसे लौट के नहीं आ रहे हैं।
बिकॉज दे आर टर्निंग इनटू एनपीएस, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। तो बैंक्स के दोनों साइड के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, इसलिए इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जा रहा है। यही साल की इकोनॉमिक सर्वे इन चक्रव्यूह चैलेंज भी ये लेकर के आई थी कि इंडियन इंडस्ट्रीज का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग इंडस्ट्रीज को इंडिया में बनने तो देते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस इंडस्ट्री को क्लोज करके, वो बिजनेस को बंद करके उस पैसे को वापस रिकवर कर लिया जाए। ये प्रॉब्लम हम लोग उनको, इस प्रॉब्लम का हम लोग उनको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अभिमन्यु का जो वो चक्रव्यूह था कि जिसके अंदर वो घुस गया लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके एनालॉजी के नाम पर इसका चक्रव्यूह चैलेंज नाम दिया गया था कि इंडस्ट्रीज बन तो जा रही हैं, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो वो उस सेक्टर से या उस इंडस्ट्री को क्लोज करके वहाँ से बाहर नहीं आ पा रही हैं। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ओवर लेवरेजिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोलता है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ बैड लोन्स बाय द बैंक, ये इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैड लोन्स इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 1 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉल्यूटेंट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो वो बायोमैग्नीफाई कर जाए। बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के डिफरेंस को रिकॉल कर लेते हैं। बायोमैग्निफिकेशन में कोई पॉल्यूटेंट ट्रॉफिक लेवल में ऊपर चढ़ जाता है, वेयरएज बायो एक्यूमुलेशन में वो एक ही ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेट करता चला जाता है। तो अगर उसको ट्रॉफिक लेवल में ऊपर चढ़ना है तो उसको वाटर सॉल्युबल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाटर सॉल्युबल हुआ तो वो पानी में डिसॉल्व करके बॉडी के बाहर चला जाएगा। उसको रादर फैट सॉल्युबल होना चाहिए, सो दैट कि वो उस ऑर्गेनिज्म में डिपॉजिटेड रहे, और जब प्रेडेटर ऑर्गेनिज्म उस प्रे को खाएगा तो वो उसके साथ पॉल्यूटेंट अगले ट्रॉफिक लेवल में भी पहुंच जाएगा। इसलिए वाटर सॉल्युबिलिटी कैन नॉट बी अ कंडीशन, वो कंडीशन नहीं हो सकता है ऐसे पॉल्यूटेंट के लिए जो बायोमैग्निफिकेशन करना चाह रहा हो। सेकेंडली, इट शुड बी लॉन्ग लिव्ड, डेफिनेटली इट शुड बी लॉन्ग लिव्ड। अगर वो उसकी आयु लंबी होगी तभी तो वो बहुत लंबे सालों तक ऊपर के ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाने से वो अगले ट्रॉफिक लेवल तक नहीं पहुंच सकता है, वो डाई डाउन कर जाएगा। Whereas it should also be mobile, so that कि वो मूव कर सके within the organism या to the next organism। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर 2 और 4 ओनली हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो बोल रहा है कि सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ऑब्जेक्टिव्स की तरह मेंशन्ड है। फंडामेंटल राइट्स ये बोलता है कि स्टेट ऐसे कंडीशंस बनाएगी जिसमें लोग इम्प्रूव कर सकें, या स्टेट ये एक्शन नहीं ले सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑब्जेक्टिव की बातें नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा। अगर 1 को एलिमिनेट कर लें तो हमारा आंसर यहीं पे निकल के आ जाता है, दैट इज ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिस्मिक जोन मैपिंग ऑफ इंडिया से रिलेटेड इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि होल कंट्री इज डिवाइडेड अंडर 5 सिस्मिक जोन विद जोन 5 बीइंग द हाईएस्ट सिस्मिसिटी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल्दो एनसीईआरटी ये मेंशन करता है कि 5 जोन हैं, लेकिन एनसीईआरटी को अपडेट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। जो अब अपडेट दिखाई दे रहा है उस हिसाब से 4 ही जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है, जिसमें लास्ट का जो 2 जोन था उसे मर्ज करके जोन 2 कर दिया गया है, और जोन 5 हाईएस्ट सिस्मिसिटी का रह गया है। तो अभी जो जोन्स मेंशन हैं दैट इंक्लूड्स 2, 3, 4 एंड 5। तो ये अपडेट आप ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी में नहीं किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि अबाउट 3/4 ऑफ इंडियाज लैंड इज अंडर द थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर अर्थक्वेक। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये लगभग 60% के आसपास
मॉडरेट टू सिवियर अर्थक्वेक जोन में इंडिया लाई करता है एंड नॉट 75% एज मेंशन्ड हियर। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि दिस जोन मैप हैज बीन मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज BIS ने किया है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं जो कि हमें निकालना था। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि बहुत डिजास्टरस होने के बावजूद भी वॉल्केनिक एक्टिविटी के कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस हैं ही। इनमें से क्या क्या वो एडवांटेजेस हैं ये पूछा जा रहा है। इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी ऐसे ऐसे मिनरल्स लेकर के आता है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंडली, बहुत सारे रेयर मेटालिक ओर्स निकल के सामने आते हैं, ये भी करेक्ट है। अफ्रीका में किम्बरलाइट रॉक्स पाए जाते हैं जो कि डायमंड के लिए बहुत वेल नोन है। इसी से किम्बरले प्रोसेस आया है। किम्बरले प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि जो भी डायमंड आप खरीद रहे हो वो अगर किम्बरले प्रोसेस से सर्टिफाइड है तो इसका मतलब वो नॉन कन्फ्लिक्ट डायमंड है। इसका मतलब उस डायमंड के एक्सट्रैक्शन में किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है और लोगों के या अफ्रीकन्स के ऊपर ज्यादती करके वो डायमंड का एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया है अगर वो किम्बरले प्रोसेस से सर्टिफाइड है तो। ऐसे डायमंड्स को नॉन कन्फ्लिक्ट डायमंड्स कहा जाता है। थर्डली, इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। वॉल्केनिक एक्टिविटी तो डेफिनेटली सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी का। इंडिया में ही हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकरण जो कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए नोन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर और लद्दाख में भी पूगा वैली इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए पोटेंशियल एरियाज हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का तीनों ही स्टेटमेंट सही होगा, दैट इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन ग्रीन शू ऑप्शन से रिलेटेड है। ग्रीन शू ऑप्शन एक तरीके का परमिशन होता है टू अलाउ, जब कोई कंपनी, लेट अस से कोई कंपनी है एक्स, ये अपना शेयर्स पहली बार सेल कर रही है तो उसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे कि ये मार्केट में अपने ओनर्स को बढ़ा रही है कि आप लोग मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदिए और शेयर होल्डर बनिए मेरे कंपनी के लिए। तो ये जब फर्स्ट टाइम करती है कोई कंपनी तो उसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कंपनी एक्स ने टारगेट लिया था कि टोटली ये कंपनी ए नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेगी, लेकिन इस कंपनी को जैसे ही ये मार्केट में खुली तो पता चला कि मेरा डिमांड कितना ज़्यादा हाई है, सो लेट मी नॉट सेल ए, लेट मी सेल मोर देन ए बी नंबर ऑफ शेयर्स। तो बस ये परमिशन लेना कि आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए थे सेल करने के लिए उससे ज़्यादा शेयर्स आप सेल कर रहे हो, ये परमिशन मिल जाना इज़ अ ग्रीन शू ऑप्शन। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोलता है सेलिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड इज टू अलाउ द सेल ऑफ एडिशनल शेयर्स दैट अ कंपनी प्लान्स टू इशू, यही हमारा सही मीनिंग है ग्रीन शू ऑप्शन का। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सारे ही फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 बिकम ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ऑन द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस स्टेटमेंट का कहना है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाता है तो सारे ही फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 को छोड़ करके अपने आप ही सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होता है तो प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर निकल के आता है और इस ऑर्डर में वो मेंशन करते हैं कि किस किस एरिया में किस किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स कर्व्ड हैं। तो उनके ऑर्डर में जो जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं कि ये इन एरियाज में कर्व्ड हैं, वो अकॉर्डिंगली वैसे ही सस्पेंड किए जाते हैं।
और ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 जब तक एक्सटर्नल इमरजेंसी ना हो तब तक सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके लिए अलग से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों ही स्टेट्स या पार्लियामेंट कैन मेक लॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड ट्रैफिकिंग अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास रहती है। इसका इंटेंशन ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए कि हम क्या पनिशमेंट देंगे फॉर फॉलोइंग अनटचेबिलिटी या ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग को लेकर के। ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि लॉज पर्टेनिंग टू अमलगमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड इन केस इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 या 19। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यही हमारा आर्टिकल 31A है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि अगर 14 और 19 को वायलेट कर भी रहे हैं तो उनको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है। और ऐसे लॉज में एक एग्जाम्पल है अमलगमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला रहे हैं तो। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन A 3 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ब्रॉड मनी M3 से रिलेटेड है। हमें पता है कि 2 ब्रॉड मनी होता है, एक M3 एक M4, जिसमें M4 सबसे ब्रॉड हो जाता है। अब M3 के कंपोनेंट्स में आते हैं जो भी RBI के लायबिलिटीज़ हैं, इनके अलावा जो टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास रखे गए हैं वो सारे। तो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम ये डेफिनेटली M3 का पार्ट है, वेराज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ये M3 का पार्ट नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट रखे गए होते हैं या सेविंग्स बैंक जिन्हें कहा जाता है, ये M2 के पार्ट हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालना रिलेटिवली आसान होता है। नेक्स्ट इज बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, ये भी M3 का पार्ट नहीं कहलाता है। अब लास्टली आता है पहला वाला, दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। ये भी ब्रॉड मनी कैटेगरी ऑफ M3 में ही लाई करता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन A। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आते हैं और उससे रिलेटेड कौन सी बातें सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी केशवानंद भारती केस से पहले किए गए थे उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे चेक नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोर्ट ने वमन राव केस में ये बात कही थी कि केशवानंद भारती से पहले जो भी केसेस या अमेंडमेंट्स आए हैं उनको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। Whereas judicial review is a basic structure of the constitution, ये तो वेरी वेल नोन फैक्ट है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन C बोथ 1 and 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है कि लावा के बेसिस पे 2 तरीके का क्लासिफिकेशन किया जाता है वॉल्केनोज का। पहला बेसाल्टिक इरप्शन है, दूसरा एंडेसाइटिक इरप्शन है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है बिटवीन एंडेसाइटिक एंड बसाल्टिक इरप्शंस? हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एंडेसाइटिक इरप्शंस ही एसिडिक लावा कोन्स होते हैं जो कि कंपोजिट वॉल्केनोज बनाते हैं, वेयरएज बसाल्टिक इरप्शंस जो होते हैं वो शील्ड वॉल्केनोज बनाते हैं। बसाल्टिक इरप्शंस जो होते हैं ये बेसिक लावा की वजह से बनते हैं और एंडेसाइटिक इरप्शन एसिडिक लावा की वजह से बनते हैं। एसिडिक लावा में सिलिका का कंटेंट ज़्यादा रहता है जो कि रिलेटिवली कम रहता है बेसिक लावा में। इसमें बसाल्ट का कंटेंट ज़्यादा रहता है। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लावा अंडर एंडेसाइटिक इरप्शन इज एसिडिक व्हाइल इट इज बेसिक अंडर बसाल्टिक इरप्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, B से बेसिक, B से बसाल्टिक। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि एंडेसाइटिक इरप्शंस आर क्वाइट इरप्शंस व्हाइल
बेसाल्टिक इरप्शंस आर एक्सप्लोसिव, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रादर बेसाल्टिक इरप्शंस ज़्यादा क्वाइट होते हैं, ये कंटिन्यूस इरप्शन होते ही रहता है, लेकिन ये एक तरीके से क्लोज्ड कोन्स होते हैं और एक्सप्लोजन में ये फट के बाहर निकलते हैं। तो एंडेसाइटिक इरप्शन जो होता है वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट होता है, वेराज बेसाल्टिक ये ज़्यादा शांत होता है। इसलिए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी ही है और वही हमारा आंसर है। वेराज बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं, जिसमें थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि लावा अंडर एंडेसाइटिक इरप्शन इज रिच इन सिलिका, जो कि हम लोगों ने देखा कि ये बात करेक्ट है, while it is rich in metallic minerals under basaltic eruption, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और unlike basaltic eruption, quick solidification of lava is a feature of andesitic eruption, यही वजह है कि ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, क्योंकि ये ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा थिक होता है, इसलिए ये ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाता है और बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्विक सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज अ फीचर ऑफ एंडेसाइटिक इरप्शंस, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि रिवर के कोर्स से रिलेटेड है। रिवर अपने इनिशियल कोर्स में, मतलब अपने अपर कोर्स में, ज़मीन को ज़्यादा काटती है क्योंकि वो एक हाइट से गिर रही होती है। तो उसका ये पर्पस होता है कि हम ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा काटते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इसलिए अपर कोर्स में इसका प्राइमरी फंक्शन इरोजन होता है, वेराज लोअर कोर्स में इसका प्राइमरी फंक्शन डेपोजिशन होता है, क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंट्स आ चुका रहता है नदी में और बहुत पानी भी रहता है, तो वो पानी और सेडिमेंट्स को एक साथ रिवर कैरी नहीं कर पाती है, इसलिए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है और अपने रिवर चलती रहती है। फाइनली रिवर के मिडिल कोर्स में ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो रॉक्स एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे पहुंचा देती है और इस बीच में वो कंटिन्यूस एट्रिशन करते रहती है, अलग अलग पत्थरों को अलग अलग तरीके से तोड़ते रहती है। तो हमारे क्वेश्चन में करेक्टली मैच्ड पेयर जो होना चाहिए वो 1 विथ बी, 2 विथ सी एंड 3 विथ ए होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को।